नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 8 किशोर अवस्था इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। अब इस अगली क्लास में हम इस पाठ के कुछ अन्य टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझेंगे। जो समझ में नहीं आएगा वो मुझे क्लास के समय में लिखकर या बोलकर आप बता सकते हैं। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं लिंग निर्धारण। बच्चों, जब आपके परिवार में बच्चा होने वाला होता है तो आप लोग सोचते होंगे, मन में विचार आता होगा कि बेटा होगा या बेटी होगी, मतलब लड़का होगा या लड़की होगी। इस तरह की बातें हमारे मन में अक्सर आती हैं। ये लड़का होगा या लड़की होगी, ये किन बातों पर निर्भर करता है, आज इसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए बच्चों, जब नर शुक्राणु और मादा के अंडाणु आपस में निषेचन क्रिया के द्वारा संयोग करते हैं तो उससे युग्मनज बनता है। ऐसे में उनके गुणसूत्र भी आपस में युग्मित होते हैं। गुणसूत्र, जो मैंने बताया होगा गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र वो पदार्थ होते हैं जो बच्चों में माता पिता के लक्षण लेकर आते हैं। तो बच्चों, गुणसूत्र माता पिता के गुणों को बच्चों में लेकर जाते हैं। इन्हें हम आनुवंशिक लक्षण के वाहक कहते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़े स्त्री व पुरुष में दोनों में बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो दोनों में अलग अलग होता है। यही 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण का काम करता है। इन्हें जो 22 जोड़े हैं ये दोनों समान है स्त्री और पुरुष में। 23वें जोड़े को मैं इस प्रकार x और y के द्वारा दिखा रहा हूं कि पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है और स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XX होता है। दोनों में क्या भिन्नता है ये आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ y है, यहाँ x है, बाकी x तो दोनों में कॉमन है। तो जब युग्मनज बनता है तो पुरुष के लिंग गुणसूत्र से या तो x और x दोनों जुड़ेंगे, संयुग्मित होंगे और x गुणसूत्र बनेगा। और आप जानते हैं किसका होता है, स्त्री यानी लड़की का होता है। इस प्रकार जो बनने वाला या पैदा होने वाला बच्चा है वो लड़की होगा। और यदि y और x मिलते हैं तो इससे आप जानते हैं किसके समान है, पुरुष लिंग गुणसूत्र के समान है। तो ऐसी स्थिति में लड़का होगा। फिर अगर इसका x इसके दूसरे x से मिलता है तो ये भी आपने देखा x गुणसूत्र बना जो स्त्री के समान है, तो ऐसी स्थिति में लड़की होगी। और यदि इसका y इसके x के साथ जुड़ता है तो XY गुणसूत्र बनेगा। और ये जानते हैं कि पुरुष के गुणसूत्र के समान है, तो ऐसी स्थिति में लड़का होगा। तो इस प्रकार लड़का होगा या लड़की होगी ये किसी के हाथ में नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जो लड़के के गुणसूत्र हैं वो पुरुष में होते हैं, स्त्री में लड़के के गुणसूत्र नहीं होते। तो इस प्रकार आप निर्धारण कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो इस टॉपिक में मैंने आपको ये बताया। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। तो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा किशोर अवस्था में पोषण का महत्व। जैसे कि बच्चों मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि किशोर अवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें शरीर के अंगों का विकास होता है और अगर ऐसे समय में हमें पोषण ठीक से नहीं मिलता है तो हम
अपने शरीर का विकास सही से नहीं कर पाएंगे। आप लोग जानते हैं कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं। जीवन के सभी क्षेत्र में अत्यधिक क्रियाशील होने वाले शरीर को विकसित करना किशोर अवस्था में बहुत जरूरी है। ऐसी अवस्था में भूख ज़्यादा लगती है तो किशोरों को संतुलित आहार, पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, क्योंकि अगर संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो शरीर के अंगों का विकास कैसे होगा। लगातार होने वाली वृद्धि तथा सक्रियता के कारण किशोर और किशोरियों में भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस, चना, राजमा, ये सब पदार्थ होने चाहिए। लोहयुक्त पदार्थ जिनमें आयरन हो, हरी सब्जी, गुड़, फल, इनको अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए। ताज़ी हवा में टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, खेलना चाहिए, योगासन, योगाभ्यास, सब कुछ वो करना चाहिए जो शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें जरूरी है, खान पान भी अच्छा होना और शारीरिक कसरत, जैसे योगाभ्यास है, या कुछ बच्चे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग दौड़ लगाते हैं, सुबह के लिए सैर करने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जरूरी है। अच्छा, अब आता है किशोर अवस्था में कुपोषण। अगर संतुलित आहार नहीं मिलेगा, उनकी जो शरीर की आवश्यकता है वो उनको नहीं मिलेगी, तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो कुपोषित हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस अवस्था में, इस आयु में लड़के और लड़कियां ज़्यादा खाना पीना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पतला रहना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। विशेष रूप से लड़कियां खाना कम खाती हैं ताकि उनका शरीर मोटा ना हो, तो इससे उन्हें कुपोषण हो जाता है। किशोर अवस्था में तेजी से होते हुए शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, उनके कारण उपापचयी क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, जिसमें शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। कई बार बच्चों में उस अनुपात में भोजन नहीं मिल पाता जिसमें मिलना चाहिए, इसलिए वहाँ कुपोषण होता है। बेफिक्री, लापरवाही तथा बंधनों को तोड़ने की मानसिक उत्तेजनावश किशोर और किशोरी घर के ताजे बने भोजन के स्थान पर बाहर की बनी हुई चीज़ें जो चटपटी होती हैं उन्हें खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों उनमें पौष्टिक पदार्थ बिल्कुल भी नहीं होते। वो आपके शरीर को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देते। ज़्यादा तेलीय पदार्थ, ज़्यादा मसाले युक्त पदार्थ, इनका स्वाद तो अच्छा लग सकता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं हो सकते। इस प्रकार हमें अपने पोषण का ध्यान रखना है। बच्चों, हमारे अगले टॉपिक हैं धूम्रपान व मादक पदार्थों से हानियाँ। धूम्रपान जैसे बीड़ी सिगरेट का सेवन करना, मादक पदार्थ जैसे शराब या अन्य नशीले पदार्थों को लेना। इस अवस्था में बच्चों को बड़ी उत्सुकता होती है कि जो बाहर चीज़ें हो रही हैं, उनके चारों तरफ जो बातें हो रही हैं, उनको स्वयं करके देखें, ये बड़ी उत्सुकता होती है, जबकि उन्हें इसके परिणाम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। उनके मन में इच्छा होती है कि वो धूम्रपान करें, मादक पदार्थों का सेवन करें, हो सकता है इनमें उन्हें आनंद आए, लेकिन बच्चों, ये पदार्थ हमारे लिए सर्वथा सदैव हानिकारक है। हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो किशोर अवस्था होती है, इसमें नासमझी के कारण बच्चे ऐसी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं और फिर उन्हें इनकी आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, जिसे छुटाना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि ये जो नशीले पदार्थ होते हैं या तंबाकू है, धूम्रपान जैसे करते हैं, इनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को उनका आदी बना देते हैं। तो अतः इनका हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर का विकास रुक जाता है लगभग। पूर्णतः हमें इन्हें अपने आप से दूर रखना चाहिए। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरियां तनावयुक्त, भ्रमित तथा असुरक्षित महसूस करते हैं। इन तनावों से उबरने के लिए
किशोर अनजाने में धूम्रपान, मादक पदार्थ आदि ग्रहण कर लेते हैं, जिसके प्रयोग से इनके शरीर के अंगों को क्षति पहुंचती है, जिसके दूरगामी परिणाम दिखाई देते हैं। उनके शरीर का विकास रुक जाता है। किशोर अवस्था में हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। समय समय पर अपने माता पिता से, अपने अध्यापकों से आप इनके बारे में पूछ सकते हो, डॉक्टर से इनकी सलाह ले सकते हो कि इनका शरीर पर क्या प्रभाव है, हमें इन्हें लेना है या नहीं लेना है। इसलिए बच्चों, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके क्या कारण? वैसे भी आप जानते होंगे कि जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में हमारा जो देश है वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना है, लेकिन दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत जनसंख्या है। लगभग 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है। अब ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? इसके कई कारण हैं। एक तो हमारी जो जलवायु है वो गर्म है। दूसरा, हमारे यहाँ विवाह करना अनिवार्य सा लगता है कि अगर विवाह नहीं करेगा कोई तो लगता है उसके अंदर कोई कमी है। कम उम्र में ही शादी हो जाती है और हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पता नहीं होती और हम जागरूक नहीं होते कि ज़्यादा बच्चों से क्या हानियाँ हमें होगी। इस बात की बिना परवाह किए कुछ लोग तो लड़की अगर हो जाती है तो लड़का होने की उम्मीद में कुछ लोग बच्चे इतने ज़्यादा कर लेते हैं कि ये भी एक जनसंख्या का मुख्य कारण बन जाता है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन भी बढ़ने चाहिए, हमें चीज़ें भी तो मिलनी चाहिए। अब पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है, अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी तो ये जो संसाधन है, खाना, जमीन, सब चीज़ धीरे धीरे कम पड़ती चली जाएगी और फिर हम जीने के लिए संघर्ष करेंगे। बच्चों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बढ़ती हुई जनसंख्या, आपके आसपास जितनी भी समस्याएं, आपको सामाजिक समस्याएं जो दिखाई देती हैं, सामाजिक समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ ये बढ़ती हुई जनसंख्या है। कोई भी समस्या है, सामाजिक समस्या, उसका मुख्य कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसे हमें नियंत्रित करना होगा, अन्यथा एक दिन हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और फिर जीने के लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अब हमारा अगला टॉपिक है परिवार कल्याण कार्यक्रम। बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो परिवार में अनेक परेशानियां आती हैं। अब इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कम बच्चे करने की सलाह दी जाती है। हम दो हमारे दो का नारा सरकार द्वारा चलाया गया। बेटा और बेटी में कोई असमानता नहीं है, जैसा बेटा है वैसी ही बेटी है। बेटे के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा होंगे परिवार में तो उनका अच्छे प्रकार से पोषण नहीं हो पाएगा, अच्छे प्रकार से उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो ये इसके दुष्प्रभाव है। सरकार ने और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष। इसमें बच्चों के टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें हम मुख्य रूप से 7 डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस के टीके बच्चों को निरंतर लगाते हैं। एक जननी सुरक्षा योजना भी चलाई गई है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाएं जिनको बच्चा होने वाला है उसको सुविधाएं देना है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 और 102, 108 आपके प्रदेश की और 102 पूरे भारत की एम्बुलेंस सेवा है। किसी भी स्थिति में आपको कोई दिक्कत है, कोई इमरजेंसी है, तो इन फ़ोन पर 108 या 102 पर फ़ोन करके आप एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई। इन सब बातों के लिए मैं आपको किताब के पेजों की फ़ोटो भी भेज दूंगा, आप वहाँ से विस्तारपूर्वक पढ़ सकते हैं।
इस क्लास में आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।